have already seen the velocity. We have already seen the speed of sound is given by the formula. V is equals to gamma P by rho. Means your speed is inversely proportional to density. So V of dry air is equals to gamma P by density of dry air. And V of moist air is equals to gamma P of density of moist air. और अभी हमने पढ़ा कि ड्राई एयर में एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है. And we can say that speed and density inversely proportional है. From above, speed of sound is inversely proportional to density. Put this as equation number 1, equation number 2. Dividing first and second equation. So V dry air upon V of moist air is equals to under root of gamma P of density of dry air upon under root of gamma P of density of moist air. Gamma P got cancelled. This is 1 upon dry air, 1 upon moist air. उल्टा हो गया आ जाएगा. So it is density of moist air upon density of dry air. So this was the relation with speed of dry air on speed of moist air is equals to density of moist air upon density of dry air. और अभी मैंने बताया कि अगर डेंसिटी से स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और अगर ड्राई एयर में डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे स्पीड क्या होगी? व्हाट विल बी द स्पीड देयर? हाई और लो? टेल मी. जहां डेंसिटी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा वहां पे स्पीड क्या होनी चाहिए? आंसर बोलो. अगर आप लोग ऐसा करोगे ना, मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेना बंद कर दूंगी. हाँ, क्योंकि आप लोग एक तो कैमरास ऑन नहीं करते, कभी भी आते हो कभी भी जाते हो, रिप्लाई नहीं करते हो. मैं सर को बोल दूंगी ये लोग ऑनलाइन होने का गलत फायदा उठा रहे हैं. हेलो मिस, यस बोलो. आपका वॉइस मुझे बीच में ब्रेक हो गया था. आप प्लीज एक बार वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो? या श्योर. सो वी स्टार्टेड विथ डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ऑन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी पे आपका स्पीड ऑफ साउंड कैसे डिपेंड करता है, हमको वो निकालना है. हमने बोला कि दो टाइप की एयर होती है, एक होता है ड्राई एयर, दूसरा होता है मॉइस्ट एयर. ड्राई एयर का मतलब होता है वहां पे हवा की क्वांटिटी ज्यादा होती है, मतलब डेंसिटी ऑफ एयर इज हाई. एंड मॉइस्ट एयर होता है जहाँ पे हवा की क्वांटिटी कम होती है, मतलब डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस. सो स्पीड ऑफ साउंड ऑलरेडी हमें पता है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला V is equals to gamma P by rho, where gamma is adiabatic constant, P is pressure, and rho is called as density of the medium. So V of dry air is under root of gamma P upon density of dry air, and V of moist air is equals to under root of gamma P of density of moist air. So from the above, speed of sound is found to be inversely proportional to density. मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड कम होगा. हमने फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड किया, तो V of dry air upon V of moist air is equals to under root of gamma P upon density of dry air divided by under root of gamma P upon density of moist air. Gamma P got cancelled, we got 1 upon dry air, 1 upon moist air. उल्टा होके जाएगा तो डेंसिटी ऑफ moist air upon डेंसिटी ऑफ dry air होगा. So V of dry air upon V of moist air is under root of density of moist air upon density of dry air. So आप मुझे बताओ कि किसकी अगर ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है और स्पीड और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट है, तो ड्राई एयर में स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी. कम होगी मिस. यस, कम होगी. स्पीड ऑफ साउंड in dry air is less because
Density of dry air is more. लिख के ले लो. जितना पेज में दिख रहा है अगर उतना हो जाए तो बता देना, एंड देन आई विल चेंज द. राज आपको कैमरास ऑन करना है, मेक इट वेरी क्लियर, बिकॉज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि आज आप लोग पढ़ के आओगे. कैमरास ऑन करके मुझे ओरल देना है आपको. Once you're done with this, just let me know. हो गया मिस. Okay. Done? No. लास्ट तक हो गया? हाँ मिस हो गया. नहीं मैम, एक मिनट. मैम स्क्रीन ब्लर है. हो गया? चलो कैमरास ऑन करो, मुझे इतना पढ़ के दो फटाफट. स्विच ऑन है कैमरास एवरीवन. कैमरास ऑन करो. अभी ना गायत्री भाग जाएगी, मुझे पता है. मैं जानती थी अभी वो ऐसे ही कुछ करने वाली है. साक्षी कैमरा ऑन करो. महेंद्र एक और मिनट मिस. गायत्री दोनों का एक ही इशू है. वो लोगों को कैमरास ऑन नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसा सिचुएशन है. चलो फटाफट मुझे पढ़ के दो 10 मिनट्स में, जल्दी फास्ट. स्टार्ट लर्निंग.
जो अभी सिखाया वो ना मिस? नहीं, पीछे भी जो सिखाया है वो भी। ओके। So next we are going to start with superposition of waves. अभी ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है वो समझाती हूँ। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट अस कंसीडर कि समझो एक ऑर्फनेज है, देयर इज वन ऑर्फनेज हियर। और इस ऑर्फनेज में 4 ट्रस्ट जो है वो पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर आर 4 ट्रस्ट हु आर प्रोवाइडिंग द मनी, T1, T2, T3, T4। और ये जो चारों ट्रस्ट है जो ऑर्फनेज को पैसे देने वाले हैं, ये चारों ट्रस्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब ना इसको इससे मतलब है, ना इसको इससे मतलब है, ना इसको इससे मतलब कौन कितना पैसा दे रहा है दैट डज नॉट मैटर। सबका अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट मींस कोई किस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन कितना दे रहा है तो मैं उतना दूंगा। नॉट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूशन करने वाला है। इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन, ये वर्ड मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग इंडिपेंडेंटली। सो लेट्स से इस ट्रस्ट ने 20K दिया, इस ट्रस्ट ने 10K मतलब 10,000 दिया, इस ट्रस्ट ने भी 10K दिया और इस ट्रस्ट ने भी 10K दिया। 20,000, 10,000, 10,000, 10,000। सो जो रिजल्टेंट जाएगा इस ऑर्फनेज के पास वो कितना जाएगा? ठीक है। Yes, 50,000 जाए, which will be addition of all the 4, right? So Yes, superposition of principle भी वैसा ही कुछ है। अब आपको समझ में आएगा what I'm trying to say। समझो अगर 2 वेव्स है, एक एम्पलीट्यूड A और दूसरी जो वेव है उसका भी एम्पलीट्यूड A है। ये 2 ट्रस्ट है, वेव्स मतलब ट्रस्ट। और ये जो एम्पलीट्यूड है ये उनका पैसा है। अगर ये 2 वेव्स एक साथ कहीं मिलती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी दैट विल बी सिंपली एडिशन ऑफ दिस टू, इंडिपेंडेंट एडिशन। ना इसको इससे फर्क पड़ता है ना इसको इससे फर्क पड़ता है। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो सिंपली कितने की बनेगी? इसने A का कंट्रीब्यूशन किया, इसने भी A का कंट्रीब्यूशन किया, तो टोटल जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कितने की आएगी? 2A की। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? yes, miss. सो अगर 2 Yes, वेव्स, लिसन, अगर 2 वेव्स मिलती हैं किसी पॉइंट पे तो वो दोनों वेव्स अपना अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन करती है। ना इसको इससे मतलब है कि ये कितना एम्पलीट्यूड दे रहा है, ना इसको इससे मतलब है कि ये कितना एम्पलीट्यूड दे रहा है। जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा। और जो रिजल्टेंट वेव इन दोनों की वजह से बनेगी वो सिंपली इन दोनों वेव की एम्पलीट्यूड का वेक्टर एडिशन होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? Yes, miss. बाकी लोगों को समझा? yes, miss. करो ना एक बार। मैंने कहा कि अगर 2 वेव्स मिलती हैं एक दूसरे के साथ, इफ दे मीट ईच अदर, तो ये वेव अपना कंट्रीब्यूशन करेगी और ये वेव अपना कंट्रीब्यूशन करेगी। तो दोनों अगर वेव एक दूसरे को मिल जाती हैं किसी पॉइंट पे तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो इन दोनों का इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन के एडिशन उसका रिजल्टेंट होगा। मींस इसने ए कंट्रीब्यूट किया एम्पलीट्यूड, इसने भी ए कंट्रीब्यूट किया एम्पलीट्यूड। सो इसको फर्क नहीं पड़ता ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन का एडिशन होगा। मतलब इसने ए और इसने ए, सो टोटल विल बी 2A। अगर इसने ए और इसने 3A दिया होता तो रिजल्टेंट वेव जो बनता वो 4A का बनता। अगर इसने 2A और इसने 3A दिया होता तो रिजल्टेंट 5A का बनता। समझ में आ रहे हो? मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा।
यस। यस मिस। इसीलिए जब क्लास में आप लोगों को मैं, या क्लास में कभी आपको, कभी टीचर्स जो आपको बोलते हैं कि ओके नाउ यू पीपल कैन टॉक, पर धीरे धीरे बात करना, पर वो धीरे धीरे वॉइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रीजन इज, हर पर्सन का वेव एक दूसरे से जाके मिलता है, मिलने की वजह से बहुत बड़ा वेव बन जाता है, और टीचर को ऐसा लगता है क्लास में बहुत नॉइज हो रहा है। आप तो धीरे धीरे ही बात कर रहे थे, पर पूरे क्लास की धीरे धीरे वॉइस करके बहुत सारी नॉइजेस एक दूसरे से मिलके बहुत बड़ा वेव बना देती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस। यस मिस। सो जो रिजल्टेंट वेव Yes, बनता है वो ma'am. सारे वेव्स का एडिशन होता है। क्लियर हुआ ये बात? Yes, miss. राइट डाउन। When two or more waves traveling through a medium, when two or more waves traveling through a medium arrive at a point simultaneously, when two or more waves traveling through a medium when two or more waves traveling through a medium arrive at a point simultaneously, arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement. Each wave produces its own displacement independent of the other. Each wave produces its own displacement independent of the other. The resultant displacement at a point, the resultant displacement at a point, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या बोला? the resultant displacement at a point is equal to vector sum of displacement due to all the waves. Vector sum of displacements due to all the waves. Vector sum of displacements due to all the waves. Vector sum of displacements due to all the waves. मतलब ये बोल रहा है कि अगर दो वेव्स एक पॉइंट पे मिल रही हैं और जो दोनों वेव्स है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट्स क्लियर कर रही है। डिस्प्लेसमेंट्स का मतलब अगर आपको याद हो, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। सो वो इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, एम्पलीट्यूड वाले डिस्प्लेसमेंट की। सो अगर दो वेव्स एक पॉइंट पर मिल रही हैं तो वो दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से वेक्टर सम हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो उस वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब इसने ए डिस्प्लेसमेंट किया, इसने ए डिस्प्लेसमेंट किया, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का एडिशन होगा। दैट विल बी 2a. इज दिस वेरी क्लियर? एंड दे विल बी Yes, miss. इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता ये कितना दे रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना दे रहा है। जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। इज दिस क्लियर? Yes, miss. सो ये ड्रॉ करके ले लो।
Done? हो गया मिस। Okay. Give the next heading as echo. Now, what is this echo? If you go to mountainous places for trekking or something or visiting some mountainous region, तो वहां पर कुछ जगह ऐसी होती है जिनको echo point के नाम से जाना जाता है. Like you cannot hear echo everywhere. Echo आप हर जगह नहीं सुन सकते. अगर आपने कहीं पर भी खड़े होकर चिल्लाया और आप सोचो कि अभी आपको रिपीटेशन ऑफ साउंड सुनाई देगा, नॉट पॉसिबल. क्योंकि echo बनने के लिए और प्रॉपर echo सुनाई देने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है. अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही आपको प्रॉपर echo सुनाई देगा, वरना नहीं देगा. इसीलिए जब आप माउंटेनियस रीजन वगैरह में जाते हो या कभी अगर माथेरान वगैरह जाओगे तो देयर आर सम फिक्स्ड पॉइंट्स, दे आर कॉल्ड एज echo. सम पॉइंट इज कॉल्ड एज echo point, other point is called as monkey point, other point is called as sunset point, sun view point. ऐसा अलग अलग पॉइंट्स होता है. रीजन उस पॉइंट्स पे आपको प्रॉपरली वो चीज दिखाई या सुनाई देती है. सो there will be a fixed point which will be called as echo point. मतलब वहीं पे आपको echo सुनाई देगा. और किसी प्लेस पे अगर आप खड़े होकर कितना भी चिल्लाओगे आपको echo सुनाई नहीं देगा. So there are certain conditions required for the formation of proper echo. Echo का मतलब होता है repetition of sound. अगर आप कहीं पर खड़े होकर चिल्ला रहे हो और आपको बार बार साउंड रिपीट होके आ रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज echo. So ये जो echo का कंडीशन है, that required certain conditions to fulfill. Now what are those conditions? Let's understand. echo आपके आजू बाजू का टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है. दूसरी चीज, टेम्परेचर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या है उस पर डिपेंड करता है. और स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर बेस्ड दो माउंटेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी मैटर करता है. अगर दो माउंटेन्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रहा तो आपका एको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा. सो लेट अस कंसीडर कि एट अ सर्टेन प्लेस आपका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है और 22 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो समझो 344 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो एक पर्सन है जो यहाँ से खड़े होकर चिल्ला रहा है और उसको वो सुनना है. सो इस टेम्परेचर और इस स्पीड ऑफ साउंड पे दो माउंटेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस प्रॉपर होगा कि आपको प्रॉपर एको सुनाई देगा, वो हम देखने वाले हैं. दूसरी चीज ये है कि साउंड जाके आने में एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का टाइम लेना चाहिए. अगर 0.1 सेकेंड से अंदर साउंड रिटर्न बैक आ गया तो आप नहीं सुन सकते. रीजन, जैसे यू पीपल नो कि स्नेक्स जो होते हैं, दिस इज नॉट द टॉपिक फ्रॉम हियर बट आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल. अच्छा, कभी आपने अपने अपने घर के ऊपर जो पंखा चल रहा है उस पंखे को जरा देखो, आपको क्या अलग अलग ब्लेड्स दिखते हैं क्या पंखे के जब वो चलता होता है तो? कैन यू सी द 3 ब्लेड्स? इट लुक्स कंटिन्यूअस. ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअस चीजें चल रही है, राइट? रीजन इज आपकी आंखों का, वो पंखे का प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी आंखों का प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इन द सेंस, प्रॉब्लम मतलब कोई डिजीज नहीं है फॉर श्योर. हमारी आंखें कोई चीज जब बहुत फटाफट चलती है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती अलग अलग. रीजन इज कि पहले वाले ब्लेड का जब इमेज आया वो इमेज हटने से पहले ही दूसरा वाला ब्लेड आ गया, दूसरे वाले ब्लेड का इमेज आ गया. अभी दूसरे वाले ब्लेड का इमेज हटने से पहले ही तीसरा वाला ब्लेड आ गया. सो पहला इमेज हटा नहीं था तब तक दूसरा आ गया, दूसरा इमेज हटा नहीं तब तक तीसरा आ गया. तो आपका जो आईज है वो अलग अलग इमेजेस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज बिकॉज आपका आईज किसी भी इमेज को थोड़े टाइम तक अपने आंखों में रोक कर रखता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेम हैपेंस विद द स्नेक्स. ये तो आपने काफी सुना भी है टीवी सीरियल्स वगैरह में. स्नेक्स के आंखों में जो लोग मारते हैं उनकी इमेज छप जाती है. एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो. नॉट
किलर्स वगैरह, वो इच्छाधारी वगैरह वाला कंडीशन नहीं है यहाँ पे फॉर श्योर। बट जो स्नेक्स की आंखें होती हैं उनके अंदर इमेजेस काफी देर तक रुकती है, दैट इज ट्रू। मतलब हमारी आंखों के कंपेयर में, हमारे आंखों में विद इन अ सेकेंड्स कुछ इमेज रुकती है, ज्यादा देर तक नहीं रुकती। बट स्नेक्स की आंखों में ऐसा बोला जाता है कि इट हॉल्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये बात क्लियर है कि हमारी आंखों में या फिर किसी की भी आंखों में इमेजेस थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट करती है। अगर पहली इमेज हटने से पहले दूसरी इमेज आ गई तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते दोनों के बीच में डिफरेंस। सेम हमारे कान का भी वैसा ही प्रॉब्लम है। हमारे कान में कोई भी साउंड 0.1 सेकेंड के लिए रुका हुआ होता है। अगर किसी ने 0.1 सेकेंड के अंदर ही दूसरी बात बोल दी तो आप दोनों बातों के बीच में डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा सामने वाला क्या बोल रहा है। इसलिए कभी कभी कोई जब फटाफट बोलता है तो आप बोलते हो ना, अरे थोड़ा धीरे बोल, समझने तो दे। इट मीन्स फॉर 0.1 सेकेंड आपके कानों में वो बात रुकी हुई होती है। अगर कोई चीज, कोई पर्सन 0.1 सेकेंड के अंदर ही बहुत सारी बातें बोल दे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा बातों के बीच में डिफरेंस, कि उसने पहली बात क्या बोली, दूसरी बात क्या बोली, तीसरी बात क्या बोली। मतलब साउंड को जाकर आने के लिए अगर आप अलग अलग एको सुनना चाहते हो तो इट शुड एटलीस्ट टेक 0.1 सेकेंड जाके आने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये Yes, जाके ma'am. आने का टाइम है 0.1 सेकेंड। सो लेट्स सी कि दो माउंटेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सो वेलोसिटी इज बेसिकली, और स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड हमको पता है कि 22 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड इज 344 मीटर पर सेकेंड, एंड जो टाइम है जाके आने वाला इट इज 0.1 सेकेंड। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन शुड बी 34.4 मीटर। पर ये जाके आने वाला टाइम था तो डिस्टेंस भी जाके आने वाला होगा, तो सिर्फ जाने का डिस्टेंस कितना होगा? इट इज 34.4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 17.2 मीटर। मतलब अगर आपके आजू बाजू का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है माउंटेन का और स्पीड वहां पे 344 है, तो एटलीस्ट वन साइड डिस्टेंस जो है वो दो माउंटेन्स के बीच में इतना होना चाहिए, 17.2 मीटर, तो ही आपको प्रॉपर एको सुनाई देगा। इसीलिए माउंटेनियस रीजन पे जाने के बाद हर जगह एको पॉइंट नहीं होता। जहाँ पे ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड है, डिस्टेंस दोनों माउंटेन्स के बीच का प्रॉपर है, वहीं पर आपका एको सुनाई देता है। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? मीन्स जब पानी के अराउंड हम होते हैं सो तो फिर से बोलो। जब हम पानी के अराउंड होते हैं, बिकॉज मैं डलहौजी ट्रैकिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे पानी था बहुत सारा, और पर उसके अराउंड में 3-4 माउंटेन थे। पर हम जब बोल रहे थे ना, तो पानी के वेव से इतना साउंड जनरेट हो रहा था ना इको के साथ। तो ये पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि पानी की वजह से भी साउंड जो है वो इको हो सकता है क्या? नहीं, आपको एको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिजिड मटेरियल का होना जरूरी है। एको इज रेपिटेशन ऑफ साउंड फ्रॉम द रिजिड सब्सटेंस। आपका पानी रिजिड सब्सटेंस नहीं है। हाँ, वेव्स के वजह से या फिर वो शिशोर वगैरह ज्यादा, अगर वो जो भी पानी का एरिया था वो ज्यादा डीप नहीं होगा तो मैं थोड़ा सोच सकती हूँ इस बारे में, बट पर्टिकुलरली फॉर वाटर इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आजू बाजू में जो माउंटेन्स है उन माउंटेन्स की वजह से यू कैन एक्सपीरियंस दैट। So again, I am repeating. I said that for hearing proper echo, certain conditions are required that should be fulfilled, and that totally depends on the temperature of the surrounding. If I say temperature is 22 degrees Celsius, this is my assumed temperature. So 22 degrees Celsius पे the speed of sound is 344 meter per second. And मैंने कहा कि साउंड जाकर आने के लिए एटलीस्ट 0.1 सेकेंड लेना चाहिए। उससे कम लिया तो मैं एको नहीं सुन सकती प्रॉपरली, क्योंकि मेरे कान में 0.1 सेकेंड तक के लिए साउंड रुका हुआ होता है। तो वो साउंड चला जाए उसके बाद दूसरा साउंड आए, इसका मतलब जाकर आने के लिए एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का टाइम उसको लेना चाहिए। Then I said velocity is distance upon time, or speed is distance upon time. Basically speed I should say. Speed is distance upon time.
स्पीड इज 344 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम जितना उसको जाकर आने के लिए लेना चाहिए इज 0.1 सेकेंड. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू माउंटेन्स, टू वे मतलब जाके आने का डिस्टेंस इज 34.4 मीटर, मतलब सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस विल बी 17.2 मीटर. मतलब अगर आपका टेम्परेचर आपके माउंटेन पे 22 डिग्री सेल्सियस है तो दो माउंटेन के बीच में अगर इतना डिस्टेंस है तो ही आपको प्रॉपर एको सुनाई देगा, वरना नहीं देगा. ऑफ कोर्स इट वेरीज फ्रॉम टेम्परेचर टू टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर कम है तो डिस्टेंस कुछ और होगा माउंटेन्स के बीच का रिक्वायर्ड, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से हमारा स्पीड ऑफ साउंड चेंज होता है. सो अगर कहीं पर टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस है किसी माउंटेन पे तो वहां का ये कंडीशन अलग होगा. तो बेसिकली आपको समझाना ये था कि एको प्रोडक्शन के लिए आजू बाजू का टेम्परेचर क्या है, आजू बाजू में आपका टेम्परेचर की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या है, दो माउंटेन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है फॉर एको प्रोडक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? Yes, miss. So write down the definition for echo. An echo is a repetition of repetition of original sound. An echo is a repetition of original sound due to reflection. An echo is a repetition of original sound due to the reflection from some rigid surface. 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 Done? Yes, miss. Just write this away. इतना लिख के लो, यहाँ से लेके यहाँ तक. Don't write the snake वाला part. हम कहाँ से स्टार्ट करना है लिखना? Temperature is 22 degrees Celsius. Speed is 344 meter per second. Time required is 0.1 second जाके आने का. So distance between the two mountains should be 17.2 meter. यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. पेज ऊपर लो ना थोड़ा. हाँ बस. Done? मिस यहाँ तक हो गया है मेरा. Once you are done with this much, let me know. हो गया मिस यहाँ तक. Okay. So we will stop here for today because next topic required some time. Next time